राजेश नाम का एक लड़का था जिसकी एक बहन और एक भाई था और उसके माता पिता एक लंबी बीमारी के कारण मर चुके थे। इसलिए वह अपने भाई बहन का पालन पोषण बड़ी अच्छी तरह करता था। राजेश डेली सुबह लकड़ियाँ काटने जाता और शाम को घर आकर अपने भाई बहन का पालन पोषण करता। और उसकी एक प्रेमिका भी था जिसका नाम रोहिणी था। वह काफ़ी सुंदर थी और एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। रोहिणी के पापा गरीब लोगों से सख्त नफरत करते थे। एक दिन राजेश और रोहिणी रास्ते में मिल जाते हैं और रोहिणी कहती है कि देखो राजेश, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। जल्दी से जल्दी मेरे घर आकर मेरा हाथ मान लो, वरना मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मत कहना। लेकिन क्या करूं रोहिणी, मेरा तो हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि तुम तो इतनी अमीर हो। मैं एक लकड़हारा हूँ, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे, इसलिए मैं डरता हूँ। तो फिर डरते रहो, मेरी शादी जब हो जाए फिर उसके बाद रसगुल्ले खाते रहना। चलो मैं चलती हूँ। फिर रोहिणी गुस्सा हो जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। ये सब बातें बगल वाला टल्लू भी सुन लेता है क्योंकि वह भी मन ही मन रोहिणी को प्यार करता था। इसलिए रोहिणी उससे नफरत करती थी क्योंकि वह एक लोफड़ आदमी था। फिर राजेश सोचता रहता है और अपने घर की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है और घर पहुंचते ही अरे सीमा और राहुल, तुम तो बहुत नए नए कपड़े पहने हो। आज कुछ नया होने वाला है क्या? अरे नहीं भैया, अरे आपको आज याद नहीं थी, आपका आज बर्थडे है। अरे सीमा बहन, क्या करूं, काम काज में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे अपना ख्याल ही नहीं रहता। जब से मम्मी पापा चले गए तब से जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई है। जैसे ही रात होती है तो सीमा अपने भाई से कहती है कि हैप्पी बर्थडे भैया। अरे बहना, तुम ना याद दिलाती तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरा आज बर्थडे है। धन्यवाद बहना। फिर पीछे से रोहिणी भी आ जाती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे राजेश, तुम भूल गए लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैं तुम्हें विश करने आ गई। लेकिन तुम इतनी रात को आई हो, तुम्हारे पिताजी क्या सोचेंगे? अरे पापा चुपचाप सो रहे थे, मैं चुपचाप से आ गई। पापा तो पता ही नहीं चला होगा। जैसे ही मुझे याद आया कि राजेश का आज बर्थडे है, इसलिए मैं झट से आ गई। तुम लोगों ने केक काट तो नहीं लिया? मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं रोहिणी, तुम सही टाइम पे आई हो। बस हम तेज काटने ही जा रहे थे। चलो तेज काटते हैं। अंदर की सारी बात कल्लू सुन रहा था, जिसको सुनकर उसके मन में एक आइडिया आता है। जितना खुशियां मनाना है मना लो। अब तुम लोगों की खुशियां खत्म होने वाली है। जाता हूँ सेठ जी के पास, उनको सारी बात बताता हूँ, तब पता चलेगा। फिर कल्लू सेठ जी के पास बड़ी तेजी से चलने लगता है। सेठ जी, ओ सेठ जी जल्दी उठिए। सेठ जी जल्दी उठिए। सेठ जी। अरे कौन बदतमीज है जो मुझे इतनी रात में उठा रहा है? अरे आता हूँ, काहे परेशान होते हो? आ रहा हूँ। काहे रे कलुआ, काहे तुम्हारे इतनी रात में जगा रहा है? कोई भैंसिया तेरी मर गई का? अरे सेठ जी, आपकी बेटी उस राजेश के घर में है। आपको कुछ खबर है? मुझे दी थी तो मैं इसलिए मैंने सोचा थी सेठ जी तो यह सब जानकारी दे दूं। देख कल्लू, ये बात तेरी झूठी हुई तो तुझे बहुत बुरी सजा दूंगा। अरे सेठ जी, मेरी बात झूठी हुई तो मुझे आप फांसी दे देना, लेकिन अभी चलिए। फिर कल्लू सेठ जी को राजेश की घर की तरफ बहुत तेजी से ले जाता है। रोहिणी, ओ रोहिणी, घर से बाहर निकलो। रोहिणी,
लग रहा है मेरे पापा आ गए हैं। मैं जाती हूँ राजेश, अगले दिन मिलेंगे। अरे पापा आप यहाँ? मैं तो इधर अपने दोस्त के बर्थडे में आई थी। मुझे ज्यादा बेवकूफ समझा है क्या? मैं कोई अनपढ़ गंवार तुम्हें लगता हूँ? मुझे सारी बात पता है। इस कल्लू ने मुझे सब बता दिया है। चल धर, तुझे बताता हूँ मैं अभी। अरे पापा इसकी बातों में ना आइए, ये मुझे हर रोज छेड़ता है। आपको ये भड़का रहा है। पापा मेरी बात तो सुनिए। तेरी एक बात भी नहीं सुननी, चुपचाप से घर चल, मैं तुझे अभी बताता हूँ, चल जल्दी। फिर सेठ रोहिणी को कमरे में बंद कर देता है और 2-3 दिन बाहर नहीं निकलने देता। और एक दिन, देख रोहिणी, मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ। मैं तेरी शादी तय कर दूंगा। जितना तुझे पढ़ना था तू पढ़ लिया। लेकिन पापा मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी शादी आप अभी मत कराइए। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, उसको भूल जाऊंगी। तू घर में ही रहना, मैं अभी आता हूँ। फिर सेठ वहाँ से पंडित जी के यहाँ जाने के लिए निकल लेता है। अरे पंडित जी, कोई अच्छा मुहूर्त हो तो मेरी बेटी की शादी की डेट बता दीजिए। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। लेकिन रोहिणी बेटी तो बहुत अभी छोटी है, तुम इतनी जल्दी क्यों शादी कराना चाहते हो? अब क्या बताऊं आपको पंडित जी, मेरी बेटी एक लड़के के चक्कर में पड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरी नाक ही ना कटा दे वो। अरे सेठ भाई, आप क्यों चिंता करते हैं? अरे उसका अभी भोलापन है, वो सुधर जाएगी। आप ठंडे दिमाग से सोचिए तो, इतनी उसकी छोटी उम्र है, अभी से शादी करा देंगे तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, तो सोचा है? पंडित जी बात तो आप सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर सेठ अपने घर की ओर चलने लगता है और दरवाजे पास पहुँचते अपनी बेटी को बुलाता है। अरे रोहिणी बेटा, रोहिणी बेटा, रोहिणी। सेठ के बुलाने के बाद भी रोहिणी नहीं बोलती। तो सेठ कमरे के अंदर जैसे ही जाता है तो सामने देखता है कि उसकी बेटी मरी हुई पड़ी थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रोहिणी तो बहुत आवाज देता है लेकिन रोहिणी नहीं उठती। अरे रोहिणी बेटा, तुम्हें क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। एक दिन जब कल्लू सो रहा था दोपहर में, तो रोहिणी की आत्मा आ जाती है और उसके सामने कहती है कि तू मेरी इज्जत लूटते बड़े आराम से सो रहा है। तूने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं तुझको छोड़ूंगी नहीं। फिर कल्लू अचानक से उठता है और कहता है कि अरे अरे अरे, तुम कौन हो? अरे अरे, तुम कौन हो? तुम चुड़ैल हो? तुम मेरे पास क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसकी तुमने इज्जत लूटी और पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें भी लेकर जाने आई हूँ, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर रोहिणी चुड़ैल कल्लू को वहीं मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रोहिणी अपने पापा के पास जाती है। अरे पापा, मैं आपको आज आखिरी बार देख लेती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। सेठ अचानक से उड़ जाता है और चुड़ैल को पहचान लेता है और कहता है कि अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पापा, अब मैं मर चुकी हूँ क्योंकि मेरी इज्जत उस आपके कल्लू ने लूट ली, इसलिए मैं अब आत्मा बन गई हूँ। अब यहाँ से जा रही हूँ। क्योंकि अपना बदला मैंने ले लिया है, मैं अब जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, मुझे तुम माफ कर देना। पापा, अब आप अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया है जाने का। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सेठ चुपचाप खड़ा रहता है।